आज नए ट्यूटोरियल के साथ हम लोग फिर से मिल रहे हैं। एक बात आपको बोलनी थी कि आप अपने रीडिंग के मेरा एक एडवाइस है, आप उसको एडॉप्ट करो ना करो ये तो आपका अपना पार्ट है ना। लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि अगर आप रीडिंग स्किल को डेवलप कर रहे हो तो रीडिंग स्किल को बढ़ाओ, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस रीडिंग स्किल पे डिपेंड करते हैं। तो आप अपने रीडिंग स्किल पे वर्कआउट कीजिए। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चंस पे वैरायटी ला दिया। मैंने क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। एक एडवाइस करनी है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे तो वो चूंकि उस कंप्रीहेंशन में ही, वो सॉरी उस एडिटोरियल में ही किसी ना किसी सेंटेंस को उठा के बनाया गया है। तो कंप्रीहेंशन के लिए आप एडिटोरियल को पढ़ लेना बनाने के समय में, क्योंकि उस सेक्शन को तो मैं पढ़ूंगा नहीं। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप एडिटोरियल के सेंटेंसेस नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिएगा तो फिर आपको आराम से बन जाएगा वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चंस को बनाइएगा। देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है वर्ड स्वाइप का। मैंने 4 वर्ड बोल्ड कर दिया है और उन वर्ड्स का उन सेंटेंसेस में प्लेस इधर उधर कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग में बहुत सारे पूछता है और वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और आपको देखना है कि कौन सा वर्ड कहां पे प्लेस पे सही से होगा। दूसरा कॉलम मैचिंग है, वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पार्ट है। एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मैंने फिलर भी दिया है, सेंटेंस फिलर। तो आप देखोगे ना। और इन क्वेश्चंस के लिए प्लीज कंप्रीहेंशन मत देखना, एडिटोरियल मत देखना। एक एडवाइस ये। दूसरा ये कि जब आप कर रहे हो ना तो मेरे को लगता है कुछ दिन तो हम लोग साथ में चलें। अभी दूसरा तीसरा एडिटोरियल ही आ रहा है और आपने अलग अलग डिमांड शुरू कर दी। मेरे हिसाब से अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग से पूरी तरह संतुष्ट हो गए हो तो आप अलग अलग डिमांड करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में उसके अलावे और भी कोई फैक्टर जोड़ोगे ना तो एवरीथिंग विल बी नॉट सेटल्ड। सेटल नहीं हो पाएगा वो। दैट इज वाई आप उन चीजों को कंटिन्यू करते रहो कुछ दिन में। एक और प्रपोजल आया कि जैसे बाकी लोग एडिटोरियल कर रहे हैं रोज का, करंट का, तो वो एडिटोरियल का एक छोटा सा पार्ट करते हैं। मैं आपको एडिटोरियल पढ़वाता भी हूं आपसे। तो ये प्रपोजल था कि आप रोज एडिटोरियल करो करंट में, लेकिन वो चारों पार्ट को तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, मैं उसको जैसे अभी करता हूं वैसे ही उसको कर सकता हूं। और वीक में एक दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लीजिए आप। एक प्रपोजल ये है कि 4 दिन अगर वीक में कर सकते हैं तो करंट एडिटोरियल कीजिए उस दिन का, और वीक में एक दिन किसी भी एडिटोरियल के क्वेश्चन आंसर के थ्रू करिए। मैं ये प्रपोजल, चूंकि मुझे किसी ने बोला जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। और प्लीज, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है ना कि मैंने एक चीज देखा कि जितने लोगों ने फर्स्ट एडिटोरियल को वॉच किया था, अब आई डोंट थिंक कि सॉरी आई डोंट नो कि उनका क्या ओपिनियन था। सब लोगों ने अच्छा बोला, लेकिन उसके बाद के नेक्स्ट वाले पार्ट से वो व्यूज थोड़े कम हो गए हैं। जबकि मुझे ये लगता है कि अगर कोई नया नहीं जुड़ा तो उतने लोग तो फिर नेक्स्ट एडिटोरियल पे वर्कआउट करते, क्वेश्चन आंसर करते। तो फिर आप में से जितने लोगों को ये फायदेमंद लग रहा है, आप कंटिन्यू रहो। और ये 4 डेज प्लस 1 डे क्वेश्चन आंसर, इसका क्या आपका ओपिनियन है, ये मेरे को आप जरूर बताना। मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपका जो भी ओपिनियन होगा मेजॉरिटी का, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। अब हम लोग टेकअप करते हैं अपने एडिटोरियल को। चलिए, जो एडिटोरियल है इसका आप, मैंने कहा था कि शुरुआत में आप जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि आइडिया तो मिलेगा आपको। अब ये एडिटोरियल है वो ये, द G20 समिट वॉज री इमेजिन एज अ फोरम फॉर चेंजिंग द वाइडर वर्ल्ड। ये जो G20 समिट इंडिया में हुआ था उसी का एडिटोरियल है ये। और उसको लोगों ने कहा कि वर्ल्ड, वाइडर वर्ल्ड को, दुनिया को बदलने के लिए ये एक फोरम बनने वाला है। चलो ठीक है। अब उसने लिखना शुरू किया, एडिटर ने, द लीडेड समिट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुपिंग हेल्ड ओवर द वीकेंड, चलो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, रिजल्टेड इन मेजर सक्सेस विद द यूनानिमस एडॉप्शन ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब यूनानिमस को मत पकड़िएगा, पकड़ना होगा
बाद में देखेंगे आप। उसने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया G20 के समिट ने, ठीक है। स्पेशली सिग्निफिकेंट एज देयर वाज लिटिल होप ऑफ वन। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इसकी आशा बहुत कम थी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, कंट्रोवर्सी के चलते लीडर्स का आपस में। Experts, diplomats, and officials had downplayed expectations of India's negotiations, being able to pull off what few had achieved thus far. देखना जरा, ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस ये है, experts, diplomats, and officials had downplayed expectation. Downplay, उन्होंने इसके अब आशा को कम किया था of India's negotiators, कि इंडिया के जो नेगोशिएटर हैं, जो नेगोशिएट कर रहे हैं अभी वहां पे, वो कोई ऐसी चीज पुल ऑफ खींच लेंगे। अभी पुल का ही मीनिंग से मैं बता रहा हूं, सक्सेसफुल का मीनिंग होता है पुल ऑफ का। व्हाट फ्यू हैव अचीव्ड दस फार, बहुत कम लोगों ने जिसको अचीव किया, वो इंडिया के नेगोशिएटर उसको पूरा कर लेंगे। A detente between the Western G7 EU axis and the Russia China combined over the आगे समझ में आ जाएगा कि यूएस और रशिया का अपना ग्रुप जो यूक्रेन वार पे है, और जो G7 EU का अपना ग्रुप है, इनके बीच एक युद्ध विराम हो जाएगा। मतलब जो युद्ध विराम मतलब लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन इनके बीच थोड़ा सा रिकंसिलिएशन, सुलह होगा। बहुत कम लोगों ने आशा की थी कि ये कर पाएंगे इंडिया के नेगोशिएटर्स इंडिया के प्रेसिडेंसी में। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट हैज बीन पास्ड। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी ऐसा पास नहीं हुआ था सिंगल स्टेटमेंट, सो फार एज ए रिजल्ट ऑफ वीटोज बाय बोथ साइड। दोनों के साइड के लोग, उधर से अमेरिका, इधर से चाइना, रशिया, सब लोग वीटो कर रहे थे, सब लोग वीटो कर रहे थे। तो ये यूएन में कोई सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं हो पाया कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। While Indonesia G20 negotiation, इंडोनेशिया में जो नेगोशिएशन हुआ था, नेगोशिएटर्स in 2022 were able to pull off a joint statement with reference। उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था वहां का G20 समिट में इंडोनेशिया में, क्रिटिकल ऑफ रशियाज, जिसमें रशिया की आलोचना हुई थी। G7 पुश्ड फॉर दिस, और G7 ने इसके लिए जोर डाला था। द कंसेंसस डिड नॉट लास्ट, जो सहमति बनी थी बहुत दिन तक चली नहीं। एंड रशिया एंड चाइना रिफ्यूज टू हैव देम रिपीटेड दिस ईयर, और इस साल रशिया और चाइना दोनों ने रिफ्यूज किया कि वो इस बात को मानेंगे कि एक स्टेटमेंट दिया जाए जिसमें रशिया चाइना के ग्रुप को का क्रिटिसिज्म हो। एज एवरी इंडियन मिनिस्टीरियल मीटिंग एंडेड विदाउट सक्सेस इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, सारा जो इंडिया का मिनिस्ट्रियल मीटिंग था वो बिना विदाउट सक्सेस वो हुआ। इंडियाज नेगोशिएटिंग टीम टुक द मोर कंसिडर्ड अप्रोच, इंडिया का जो टीम है उसने एक कंसिडर्ड अप्रोच, सोच समझ के अप्रोच लिया उसने, टू अचीव कंसेंसस ऑन अदर इश्यूज बिफोर टैकलिंग द पैराग्राफ्स ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पे कोई पैराग्राफ लिखा जाए उसके पहले अदर इश्यूज पे उन्होंने सहमति बनवाई सब लोगों की, रशिया, चाइना, ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिका इत्यादि सब। There was a breakthrough after the G7 compromise on its incision of language critical of Russia, और जो G7 ने कॉम्प्रोमाइज किया उस लैंग्वेज पे जिसमें रसिया की आलोचना होनी थी। मतलब ये है कि इस एडिटोरियल में इंडिया का जो आप पढ़ना, अब क्योंकि अभी अभी आपको मन करेगा कि मैं सब पढ़ के बताऊं, तो फिर मैं पढ़ के बता ही दूंगा, तो फिर आप उसको सेकंड रीडिंग करोगे। देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं इसको, मुझे तुम्हें पढ़ना सिखाना है, और तुम जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें पढ़ने कैसे आएगा? जब तक तुम सोच के मीनिंग नहीं निकालोगे तो तुम्हें मीनिंग निकालने कैसे आएगा? क्वेश्चन ये है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अब मैं सारे को मैं पढ़ के बता दूं, तो तुमने क्या किया जरा सोचो तो। तुमने तो मेरी बात सुनी ना,
अब अगला वाला टॉपिक आएगा तो फिर तुम बोलोगे कि मेरे को फिर वो पढ़वाना है किसी से। इसीलिए ये अप्रोच के जिसमें पढ़ाने वाला सारी चीजों को पढ़ दे, ये अप्रोच बहुत कारगर नहीं है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, शुरुआत का मैं टोन सेट कर दूं, मैं शुरुआत का टोन सेट कर दूं, ये कर दूं, और उसके बाद आगे आप अपनी मेहनत से उसके मीनिंग को निकालो, तो आपको भी प्रैक्टिस मिलेगा और मैं भी। कुल मिला के इसमें क्या लिखा हुआ है कि G20 का जो समिट दिल्ली में हुआ, यहां के नेगोशिएटर्स ने कुछ ऐसे काम किए जिसके बारे में किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसमें दोनों ग्रुप के दो एंटी ग्रुप थे, इधर चाइना और रसा, इधर में अदर एडवांस कंट्रीज के लोग, इन लोगों के बीच में उन्होंने सुलह किया। अब आगे की चीजें आप उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। आप कमेंट करो, बताना मेरे को कि आपको इसमें पढ़ने में जब तक आपको तकलीफ नहीं आएगी, आप उससे रास्ता बाहर निकालने को नहीं सोचोगे। गेटिंग? तो आपको ये रास्ता निकालना जरूर सोचना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आने लगा, भले ही वर्ड का मीनिंग नहीं आता, मैं सेंटेंस को हैंडल कर लेता हूं। यही एबिलिटी जिस दिन आपको आ जाएगी, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर लोगे, किसी भी तरह की चीजों को पढ़ लोगे, पेपर्स बना लोगे। सो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आपको ये इसके आगे की चीजें मीनिंग दे भाई, इतनी चीजें खुद पढ़नी है। आगे की चीजें आपको आप पढ़ो, इसको ट्राई मारो। दिक्कत लगेगी आप अपना कमेंट बता देना, मैं देखता रहता हूं, मैं अगली बार में मैं आपको बता दूंगा, फिर उसको पढ़ के समझा दूंगा। बट अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं सारा पढ़ूं, तो आप बोलोगे तो मैं पढ़ दूंगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज while teaching you how to ride a cycle, while making you learn how to ride a cycle, I am driving cycle for the whole time. तुमको साइकिल ड्राइव करने के सिखाने के लिए कि साइकिल पे कैसा चला जाता है, मैं पूरे टाइम मैं साइकिल चला रहा हूं। मैंने चला के दिखा दिया, अब उतर जाता हूं, तुम चलाओ अब आगे में। दिक्कत आएगी, आई एम देयर, मूव। देखो, अब ये जो था मेंस टेनिस हेल्ड अप ओल्ड ऑर्डर, अब ये टेनिस पे है, एडिटोरियल लिखा हुआ है। अब ये कौन सा टेनिस है, कहां का है, वो तुमको पता चल जाएगा किस टूर्नामेंट की बात कर रहा है। जहां पे मेंस टेनिस में ओल्ड ऑर्डर रहा, जो पुराने वाले लोग थे वो चलते आ रहे थे, एंड वुमेन्स टेनिस थ्रू अप गोल्फ, विंबलडन आदि होगा, फ्रेंच होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, कोई ना कोई होगा, और वुमेन्स टेनिस में गोल्फ आई, जो कि ओल्ड ऑर्डर से नहीं थी, वो न्यू ऑर्डर से थी। इतना बता रहा है। अब जरा देखो, the axiom that there are limits to human ability often faces civilizations in elite sports, जो elite sports है जहां पे बड़े बड़े एथलीट्स आते खेलते हैं, वहां पे कि ये जो कि देयर आर लिमिट्स टू ह्यूमन एबिलिटी, कि ह्यूमन एबिलिटी की क्षमता है, वो हमेशा एक रेसिस्टेंस उसको मिलता है इलीट स्पोर्ट्स में। मतलब ये कि ह्यूमन एबिलिटी की एक क्षमता है, वो जब भी आप कोई अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स देखोगे कि ह्यूमन एबिलिटी की कोई क्षमता नहीं है, और वो बताएगा आगे में। देखो कैसे, नोवाक जोकोविच मेंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 24th मेजर सिंगल टाइटल, उसने चौथी बार सिंगल टाइटल जीता, माइट सेट हिम ऑन द पाथ टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी, शायद वो अमर हो जाएं। उन्होंने चौथी बार एक मेजर टाइटल जीता है, वो 4 जो होते हैं टेनिस के। द स्टेट सेट विक्ट्री ओवर रशियाज मेदवेदेव इन द यूएस ओपन फाइनल, यूएस ओपन फाइनल की बात हो रही है, ड्रू हिम लेवल विथ मार्गरेट कोर्ट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 24 क्राउन्स। इनका जो रिकॉर्ड था 24 टाइटल का, उसके वो इक्वल आ गए। मतलब ये उम्रदराज थे, तब भी इन्होंने उस चीज को, ओल्ड ऑर्डर को ही बरकरार रखा, वो जीते। जबकि नए वाले वुमेन्स टेनिस में एक नई चैंपियन बनी,
यूएस ओपन में। Two years ago in New York, Medvedev had stopped Djokovic from completing the Grand Slam. ग्रैंड स्लैम चारों जो होता है उसको पूरा करने से उसने रोका था। द ऑनरस फीट ऑफ विनिंग ऑल 4 मेजर्स इन अ सिंगल ईयर, चारों टाइटल एक सिंगल ईयर में जीता जाए, उस पे उन्होंने रोक दिया था, हरा दिया था। कमिंग इनटू संडे, the 27-year-old was fresh off a terrific semi-final win over tournament favorite and top seed Carlos Alcaraz. But even at the age of 36, ये मेदवेदेव 27-year-old, 36-year-old Djokovic, उन्होंने क्या किया? showed that he still had a space to evolve and grow. उन्होंने बताया कि हमारे में अभी भी ग्रो करने की क्षमता है। आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, और ये यूएस सिंगल पे जो यूएस का जो ग्रैंड स्लैम था, यूएस का टेनिस टूर्नामेंट, उसके बात कर रहा है। वुमेन सिंगल्स में नई कोई आई होंगी, पुराने वाले को उन्होंने हराया होगा। चलिए कुछ हम लोग काम लायक चीजों पे चलते हैं। रीडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, वो गेट रीड ऑफ होता है ना, गेट रीड ऑफ का ही रीड, छुटकारा पाना। इंडिया में जो फूड इनसिक्योरिटी है उससे छुटकारा पाने की बात हो रही है। और आप देखें इसको, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि ये पढ़ना जरूरी है, इससे तुमको टोन सेट हो जाएगा। इंश्योरिंग दैट इंडियंस हैव परमानेंट एक्सेस टू अ हेल्दी डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी टुडे। आज की इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के लोगों को हेल्दी डाइट मिले, खाली भोजन नहीं मिले, हेल्दी मिले। और मैंने कंप्रीहेंशन यहीं से बनाया है, यहां से आगे कंटिन्यू किया है। यहां के ऊपर की चीजों को मैं पढ़ दे रहा हूं, आप ध्यान दो। इंडिया में बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, कोई समझने में दिक्कत नहीं है, बट इज ऑल्सो फेसिंग एक्सिलरेटिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन। लेकिन यहां फूड प्राइस इन्फ्लेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। द राइज इन द प्राइस ऑफ फूड फर्स्ट एक्सिलरेटेड शार्पली इन 2019, पहले वो 19 में बढ़ा, एंड हैज क्लाइम्ड इन मोस्ट ईयर्स देयर आफ्टर इन जुलाई दिस ईयर, और उसके बाद वो हर साल बढ़ता चला गया। एनुअल इन जुलाई, सॉरी देयर आफ्टर, इन जुलाई दिस ईयर एनुअल इन्फ्लेशन एक्सीडेड 11%। इस साल का 11% से ऊपर फूड इन्फ्लेशन चला गया था, द हाईएस्ट इन अ डिकेड। एन इंप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन, और इंप्लीकेशन मतलब होता है इनडायरेक्ट अर्थ, मतलब इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो पड़ेगा, उसका क्या होगा? दैट द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कुड बी फेसिंग हार्डशिप इन कंज्यूमिंग फूड ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन वैल्यू, कि अधिकतर पॉपुलेशन ऐसा भोजन करेगी जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो। वी नाउ हैव एविडेंस टू दिस इफेक्ट, अब हमको इसका सबूत भी मिल रहा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है हमारे यहाँ। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ऑफ द फूड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टिमेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस कंट्रीज अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, कि पूरे बहुत सारे देशों में जो पॉपुलेशन है जिसको जो हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकती है, रिपोर्ट मिला है अगस्त 20 अंडर डेटा पॉइंट, द फिगर फॉर इंडिया इन 2021 इज डिवास्टेटिंग टू नोट। जो इंडिया के लिए फिगर है वो बड़ा भयानक टाइप का है। एन एस्टिमेटेड 74% ऑफ पॉपुलेशन
कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। करीब करीब 74% पॉपुलेशन हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है। गिवन, आपको याद होगा गिवन मैंने बोला था बिकॉज ऑफ a population of 1400 million, this makes for approximately 1 billion Indian। अगर मैं सोचूं कि इतने देश की जनसंख्या है तो 1 बिलियन लोगों को हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रहा है। A shrinking ability of households to finance their food requirement, और श्रिंक कर रहा है परिवारों का एबिलिटी कि वो फूड रिक्वायरमेंट को फाइनेंस कर सके, उसको अच्छे खाना खरीद सकें, इज एविडेंट ऑल्सो इन स्टडीज अंडरटेकन इन इंडिया इटसेल्फ। इंडिया में भी जो स्टडी हुआ उसमें भी ये बात मिली है। अब जरा देखो ये इसका व्हाई दिस फाइंडिंग इज प्लॉजिबल। ये जो फाइंडिंग है, ये जो मिला है, निष्कर्ष मिला है, वो प्लॉजिबल क्यों है, लॉजिकल क्यों है। A study reported in this Delhi, इस हिंदू में इस अगस्त 30 को जो निकला था, of the trend in the price of food in Mumbai city over 18 से 23 found that while the cost of preparing a thali at home has risen by 65%, एक थाली प्रिपेयर करने में जो कॉस्ट आता है वो 65% तक बढ़ गया है। इन दिस पीरियड द एवरेज एज ऑफ मैनुअल वर्कर्स, वो लोग जो मैन्युअली काम करते हैं, जो गरीब तबके के हैं, रोज बाय 38%, और सैलरीड क्लास का वर्कर का 28%। द इम्प्लाइड रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, और नेचुरली अगर कम पैसा आ रहा है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो परचेजिंग पावर कम होगा, is considerable and it would be reasonable to expect that food consumption has been impacted। और ये फूड कंजम्पशन पे असर तो पड़ा है। This would be in line with the reported rise in the prevalence of, और बढ़ क्या रहा है, एनीमिया, mostly induced by nutrient deficiency। वो एनीमिया, खून की कमी, जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होता है। In the latest National Family Health Survey undertaken over 1921, 19 से 21 के बीच में, over 50% of the adult women were estimated to be anemic, खून की कमी है उनमें 50% women में। This suggests that the FAO's finding that over half of Indian cannot afford a healthy diet is plausible। तो उनका जो फाइंडिंग था कि आधे इंडियन, 1 बिलियन इंडियन हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्लॉजिबल है, लॉजिकल है। इवन इफ वी वेयर टू एज्यूम दैट, अगर हम ये भी एज्यूम करें दैट द एजेंसी हैज ओवर एस्टिमेटेड नंबर्स बाय 100%, कि उन्होंने इस नंबर को 100% ज्यादा बढ़ा के बताया है, तो भी वी वुड बी लेफ्ट विथ 500 मिलियन पीपल लिविंग इन दिस कैटेगरी, तो भी 500 मिलियन लोग इस कैटेगरी में आते हैं। दिस इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अदर देन चाइना, और ये चाइना को छोड़ के दुनिया के किसी भी देश के लोगों से ज्यादा है जिनको हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रहा है। अब उसके बाद का कंप्रिहेंशन है। पैसेज बहुत आराम से था, पढ़िए ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये समझ में बहुत अच्छा आएगा। टॉपिक जो जाना पहचाना है ना, बहुत आराम समझ में आता है। देखो इसको, the signals from this made in India, made in China स्मार्टफोन स्टोरी, जो मेड इन चाइना स्मार्टफोन है उससे क्या हमें सिग्नल मिल रहा है। टॉपिक वो तो हेडिंग था ना, टॉपिक यहां है। While China's technology demonstration deserves appreciation, चाइना का जो टेक्नोलॉजी उसने दिखाया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इट्स सेल्फ सफिशिएंसी ड्राइव फेसेस सेवरल हर्डल्स, उसकी जो कोशिश है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इन चीजों में, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं अभी। और आप ध्यान दीजिए, ये टॉपिक एक चाइना से रिलेटेड है, तो अगर इसको हम एक आइडिया लगा लें तो भी ये काम करेगा। जबकि तुम्हारा वो जो एडिटोरियल था, जो सेकंड वाला था, वो था ये टेनिस वाला, वो भी नहीं। फर्स्ट वाला एडिटोरियल बहुत अच्छा था,
सेकंड वाला इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, वो वाला अच्छा था। सो आप इन दोनों एडिटोरियल को बहुत ध्यान से पढ़ना। व्हाई द चाइनीज स्मार्टफोन जायंट हैज क्रिएटेड रिपल्स विद इन द स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस कम्युनिटी, उसने हंगामा क्रिएट कर दिया है बिजनेस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, विथ इट्स न्यूली अनवील्ड मेट 60 प्रो। उसने एक नया मोबाइल लाया है विच हाउसेज द किरिन 9000 प्रोसेसर, जिसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है। चिपसेट रिपोर्टेडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉप सेकेंड जनरेशन 7nm फैब्रिकेशन टेक्निक। अब ये टेक्निकल है, हम लोगों से ज्यादा, हम जो लोग मोबाइल बनाते हैं, रिपेयर करते हैं वो नहीं, जो बनाते हैं उनको समझ में आएगा, हम लोगों को ये आइडिया लेना था। thereby demonstrating China's capability to manufacture a 7nm chip। मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाले में आप अगर अपनी इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कुछ थॉट प्रोवोकिंग चाहिए तो फूड सिक्योरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट था और पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। वो दोनों को ध्यान से पढ़ लेना आप। मैं इसको थोड़ा और पढ़ देता हूं। Consequently, observers have claimed that the capability marks a major breakthrough in Beijing's drive to attain self-sufficiency in manufacturing advanced chips। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये जो 7nm चिप उसने सेमीकंडक्टर जो बनाया है, ये उसका सेल्फ सफिशिएंसी, वो खुद सफिशिएंट हो हर चीजों में, मतलब वो चिपसेट बनाने में, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा उसने लीप लिया है। The fact that China succeeded in achieving this feat despite American sanctions, अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया था, तब भी चाइना ने इस चीज को अचीव किया है। On key semiconductor technology has led many to even question the efficacy of the sanction। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सैंक्शन लगाने का फायदा क्या है, क्योंकि आप प्रतिबंध लगा रहे हो और तभी चाइना अपना काम कर रहा है, वो सेमीकंडक्टर बना रहा है। However, while China's technology demonstration deserves appreciation, the capability itself might not mean much, as several challenges besides its self-sufficiency drive। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, चैलेंजेस हैं उसके सामने में, जो उसके सेल्फ सफिशिएंट होने में उसको बाधा पहुंचाएंगी, और वो बताएगा आगे में पूरे कंप्रिहेंशन में कि सेल्फ सफिशिएंसी में परेशानी क्या आने वाली है। देखिए, अब ये बहुत टेक्निकल टाइप का चीज है। अब इसको आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें मिलेंगी, तो हो सकता है कि मन बोले कि मेरी अंग्रेजी कमजोर होगी। नहीं, टेक्निकल चीजें जो मुझे परिचित नहीं हूं मैं, वो मेरे को आज भी परेशान करेंगी, क्योंकि वो टेक्निकल पार्ट है ना, जो आदमी लिख रहा है। आप जरा ध्यान देना, अमित कुमार ये रिसर्च एनालिस्ट हैं इंडो पैसिफिक स्टडीज प्रोग्राम में, बेंगलुरु के तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। अब ये रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो इन्होंने रिसर्च किया होगा, इनका ये एक्सपर्टीज होगा, लेकिन हमको उन्होंने जो दिया तो वो मेरे काम लायक बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप पढ़ जरूर लेना उसको, ठीक है। और दूसरा ये कि आप बाकी के दोनों एडिटोरियल्स को बहुत, एक आर्टिकल और एक एडिटोरियल को बहुत ध्यान से पढ़ना, वो तुम्हारे इंग्लिश में तुमको थॉट भी देगा, और प्लस तुम्हारे रीडिंग को प्रैक्टिस भी बहुत सारा मिलेगा। दो काम, मैंने ये एक क्वेश्चन बोला है कि क्या मेरे को डेली ऐसे पढ़ना है, वर्ड का मीनिंग बताना है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखा देखी लोग वैसे ही चाहते हैं। मेरा तरीका कुछ अलग होता है, नया टाइप का, जिसमें आप पे सीखने वाले प्रेशर पड़े, रादर देन सिखाने वाला सारा चीज सिखा दे, पढ़ देने का है तो मैं अपनी एबिलिटी से पढ़ूंगा, लेकिन अगर आपका ये डिमांड होगा तो मैं उसको पक्का फुलफिल करूंगा। और मैं अगले, चूंकि बीच में होली आ रही है ना, तो थोड़ा शेड्यूल हो सकता है कि डिस्टर्ब हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि नहीं आपका डिस्टर्ब हो। ये जो बुध और शनिवार का जो पार्ट है वो आपका पूरा हो, वो मैं कोशिश करूंगा। आप बनाओ नहीं बनाओ, बीच में गैप मिलेगा, जब भी छुट्टी मिलेगा तो आप कर लेना, लेकिन मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा।
आप देख लो कि अगर उसको करना होगा तो मैं 1 अप्रैल से के ऑनवर्ड्स में शुरू करूंगा उसको। मेरे को पक्का बताना, क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना और इंजॉय करके बनाना। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि तुम्हारे सीखने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर तुमने बाकी के कंप्रीहेंशन को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस के लिए एडिटोरियल में उसको लोकेट किया तो तुम्हारे को फिर प्रेशर नहीं आएगा, तुम आराम से बना लोगे। इसीलिए बाकी क्वेश्चंस को बनाने में मत देखना कि तुमको क्वेश्चन कहां से निकाला गया है, क्योंकि वहीं से निकालूंगा मैं ना सेंटेंस। आप मेरे को कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन बताना, व्हाट डू यू मीन, व्हाट एक्चुअली यू इंटेंड। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग।